एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो लेके आई हूँ। इस सेशन में हम लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सेट एग्जामिनेशंस में जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में समझते हुए चलेंगे। किस टॉपिक से किस तरीके से सवाल पूछा जाता है एंड उस सवाल के पीछे जो थ्योरी बेस है, जो प्रोविजंस हैं, वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने बन के आता है और आपने उसको सॉल्व करना है। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ और पिछले 3.5 साल से आपके लिए जो है कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। ऐसा कंटेंट जो आपको आपके सिलेक्शन में हेल्प करे, ऐसा कंटेंट जो आपका बेस तैयार करे एंड आप उसमें और कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी टॉपिक में रिसर्च भी करना चाहते हो तो उसकी क्लैरिटी भी आपको यहाँ पे मैं देती हुई चलती हूँ। तो आप सभी के सपोर्ट से एंड आप सभी के ही साथ से आज जो है आपके लिए इतना कुछ कर पाई हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके साथ से ही हो पाया है। तो आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग पेपर 2 कॉमर्स की न्यूमेरिकल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि अकाउंटिंग है, जैसे हमारा बिजनेस फाइनेंस यूनिट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। एंड इवन टैक्सेशन से भी प्रोविजन बेस्ड न्यूमेरिकल बन जाते हैं जहाँ पे आपको नंबर्स याद रखने हैं। तो उन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे आज के सेशन में। अगर आपने न्यूमेरिकल को अभी तक बिल्कुल भी टच नहीं किया है ना, बट थ्योरी अच्छे से कर ली है, तो भी आपको इस क्लास में से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पेपर में। तो ये सेशन आपने मिस नहीं करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन से घबरा जाते हैं या वो एक अच्छी खासी रिवीजन करना चाहते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की। राइट, आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, बढ़िया तरीके से हर दिन क्लास आपके लिए होती है। ये मेरा यूट्यूब का पूरा जो है जून के लिए प्लान है कि हमारी क्लासेस इस तरीके से होंगी। तो ये आपके लिए जो है अब जून में यूनिट वाइज क्या है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मिक्स एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे 10 की 10 यूनिट के साथ ही साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो भी है। अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट नहीं लगाया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को आंक नहीं पा रहे हो कि आप कितना कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कैसे वो अंडर प्रेशर जो है आप परफॉर्म करते हो, कैसे वो 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं, कैसे जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना है और जो नहीं आ रहा उसको सॉल्व करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है और कितना आपको आता है कोई कॉन्सेप्ट और कितना नहीं आता, ये सारी चीजें। एंड अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं मेरे साथ तो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको रिवाइज करवा रही हूँ, आपके सामने लिख लिख के चीजें रिवाइज करवा रही हूँ, सो दैट आप भी अपने जो है माइंड में हर चीज को बिठा लें और बिल्कुल डिटेल में हर चीज जो है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो कंप्लीट ओवरऑल 100% रिवीजन जो है वो आपकी यहाँ पे होगी सिलेक्शन पैकेज में, जिसमें क्रैश कोर्स आपके लिए शुरू हो चुका है और लगभग हमने जो है 5 से 6 यूनिट कवर कर भी ली है। फिर उसके बाद आपके लिए इग्निशन बैच है पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे पिछले 10 से 15 साल के। तो 10 to 15 ईयर्स के PYQs आपके पास होंगे तो आप खूब अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 की। और कॉमर्स है आपका पेपर, तो कॉमर्स का पेपर 2 भी अवेलेबल है, तो कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आपको ओनली पेपर 1 लेना है तो आप पेपर 1 भी ले सकते हो। ये सारी चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। ये न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपके एग्जामिनेशन में 4 से 5 क्वेश्चन का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा और नेट से JRF की तरफ हम जो है बहुत आसानी से बढ़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सेशन में बहुत मजा आने वाला है। फटाफट शेयर करिए एंड पेन पेपर लेके बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी उनको शॉर्टली लिख लेना है, जो ट्रिक्स हैं उनको स्टार मार्क कर लेना है, सो दैट आप अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सको। सो ऑल द वेरी बेस्ट, करते हैं क्लासेस को स्टार्ट। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। और मेरा आज का टारगेट जो है वो ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं और क्वेश्चन का आंसर दिखाऊं। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करेंगे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो बनते हैं। राइट, सबसे पहले हमारी यूनिट नंबर 2, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं भर भर के। फिर आती है यूनिट 4, इसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, चुनिंदा टॉपिक्स हैं। यूनिट 5 इसके बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड, असम्पशन बेस्ड। यूनिट नंबर 3 जो है उसके भी एक आधे आ जाते हैं, है ना। और यूनिट नंबर जो 10 है इसके भी एक आधा न्यूमेरिकल हमारा बन जाता है प्रोविजन बेस्ड। तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाने वाली जो यूनिट है वो हमारी ये 2 यूनिट है ना। सबसे ज्यादा अकाउंटिंग में आएंगे, फिर हमारे आते हैं फाइनेंस में, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं यूनिट 5 में, फिर हमारे पास यूनिट 10 में
और यहाँ पे यूनिट 3 में, इनमें से कभी कभी आते हैं। तो यहाँ पे इसको 4 ले लो और इसको 5। तो टैक्सेशन में जो है अभी रिसेंटली आने कम हो गए है ना, बाकी जगह जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके से वेटेज है जो हमारा रहता है। तो अगर आप अकाउंटिंग करके जा रहे हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। फाइनेंस में 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 3 में 1 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन। यूनिट 5 में भी 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 हो सकते हैं, 2 ही आते हैं मेनली। यूनिट 10 में 1 क्वेश्चन या कभी कभी 1 भी नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे नंबर बेस्ड यानी कि प्रोविजन बेस्ड मैं बोल रही हूँ ना, इतना % टैक्स लगता है, इस तरीके से लोअर ऑफ द 3 वैल्यू जो है एग्जम्पशन मिलती है, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको नंबर्स याद रखने हैं क्योंकि वो प्रोविजन में मेंशन्ड है। इतना %, इतनी इनकम का, इतना %, इतना स्टैट्यूटरी लिमिट है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज का आपने ध्यान जो है वो रखना है। चलिए यहाँ पे करते हैं बात, न्यूमेरिकल है यूनिट 1, 2, 3, यूनिट 2, 3, 4, 5 एंड 10। अब यहाँ पे सबसे पहला हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं पहले, है ना, जल्दी निपट जाएगा। इकोनॉमिक्स में जो न्यूमेरिकल आएगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आता है। अब इलास्टिसिटी में हमें क्या चीज होती है, इलास्टिसिटी में हमारे पास क्या मेंशन होता है, 3 तरीके से हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है उससे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। तो चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। देन इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसकी हम बात करते हैं क्या, जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे इनकम के चेंज होने से हमारा कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इनकम दी होती है, आप परसेंटेज चेंज निकालते हैं और अकॉर्डिंगली परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में भी निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया प्राइस 10 रुपए था, उस पर आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो 15 यूनिट्स की, प्राइस हो गया 15 रुपए, आपकी डिमांड जो है वो हो जाती है 12 यूनिट्स की। तो बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। सबसे पहले आपने कोई मेथड की तरफ नहीं जाना, आपने बेसिक फॉलो करना है, दैट इज दिस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं प्राइस जो है उसमें चेंज आ रहा है, कितना 10 से 15 हो गया, कितने का चेंज आया 5 का, कितने पे 10 पे, तो 50% जो है ये हमारा प्राइस चेंज हो गया, है ना। फिर यहाँ पे आप देखो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, यहाँ पे आपकी डिमांड कितने से कम हुई है, 3 से, कितने पे, 15 पे, 3/15 × 100, 5 × 15 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20%। तो प्राइस मेरा जो है वो 50% से ज्यादा हुआ है, पर डिमांड मेरी सिर्फ 20% से कम हुई है। तो यहाँ पे 20/50 आप करोगे तो 2/5 यहाँ पे आ गया, है ना। तो 40% यहाँ पे मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0.04 आ रही है, 0.4 सॉरी। तो 0.4 वैल्यू जो है 1 से कम है, तो मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा इलास्टिसिटी क्या है, इनइलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। ये हमारा आंसर यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो मेनली और मोस्टली आपसे पूछा जाता है। तो ये कॉमन सा जो हमारा ये फॉर्मूला है, इस पे आपने ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही इनकम की बात आएगी, प्राइस की जगह क्या हो जाएगा, मान लो इनकम की बात हो रही है, यहाँ पे इनकम है 10, आपकी 100 इनकम थी, अब आपकी इनकम 150 हो गई है, तो इनकम क्या हुई है, बढ़ गई है। इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो रही है। इट मीन्स ये किस टाइप के प्रोडक्ट हैं मैम, नेगेटिव है रिलेशन, इट मीन्स इंफीरियर गुड्स हैं, राइट। तो यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ी कितनी, 50 से कितने पे, 100 पे, तो यहाँ पे 50% आपकी इनकम बढ़ गई है। और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी चेंज हुई है, चेंज आया है 20% का। तो 20% क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है और इनकम आपकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है। तो हम क्या बोलेंगे हमारी ये जो है नेगेटिव इलास्टिसिटी है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, तो आप बताएंगे कि हमारा ये इंफीरियर प्रोडक्ट है, इंफीरियर गुड है, राइट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनता है, राइट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद हमारी इलास्टिसिटी जब हम निकालते हैं, किसमें हम फाइंड करते हैं, हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी, तो वहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है, तो यहाँ पे हमारे पास इलास्टिसिटी होती है कि चेंज होगा इन प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई। एक्स प्रोडक्ट के चेंज होने से वाई प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम 2 तरीके देखते हैं, 2 तरीके के प्रोडक्ट हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं,
सब्स्टिट्यूट और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, जैसे मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है तो लोग दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसमें डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ने से, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, और यहाँ पे होता है नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे आपसे बोला जाए कि जो प्राइस है एक्स का वो 10 रुपए था, वो हो गया 12 रुपए। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वाई की आपको दी हुई है, पहले यहाँ पे थी 10 यूनिट, अब हो चुकी है 15 यूनिट। तो अब देखो कितना चेंज आया, यहाँ पे 10 से 12 20% का चेंज आया, प्राइस में जो है वो चेंज आया है 20% का, बट डिमांड कितनी बढ़ गई, डिमांड 50% से बढ़ गई है। तो यहाँ पे गुड्स तो सब्स्टिट्यूट है क्योंकि पॉजिटिव है, एंड यस यहाँ पे इलास्टिसिटी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, मींस कि यहाँ पे प्लस ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी है और पॉजिटिव है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ये चीज आपको यहाँ पे फाइंड करनी होती है। तो इन चीजों पे आपने फोकस करना है जब भी इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलास्टिसिटी से बनेंगे। फिर इसके बाद कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसके अलग अलग मेथड्स हैं, तो आपसे मेथड्स वाइज भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं मेथड्स की, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल आता है वो या तो रिवेन्यू मेथड से आ सकता है ना, या फिर किससे आ सकता है, या आ सकता है हमारा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। ये जो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड है ना, ये जो हम ये कॉमन मेथड करते हैं नॉर्मल, वही है। परसेंटेज प्रोपोर्शनेट में ऐसा ही होता है, आप क्या करते हो, जो पी नॉट है और P1 है, जो नया प्राइस है और पुराना प्राइस है, वो लेते हो पी नॉट P1 Q नॉट Q1। तो यहाँ पे आप चेंज निकालते हैं प्राइस में और चेंज निकालते हैं क्वांटिटी में, और उसको आप डिवाइड कर देते हैं जो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी होती है और ओरिजिनल प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग, और आपका आंसर निकल के आ जाता है। जैसे आपने क्या किया, चेंज इन प्राइस निकाला, डिवाइड किया उसको पी नोट से, फिर उसके इसमें चेंज आने से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज लाते हैं, तो क्यों चेंज लाया क्वांटिटी डिमांडेड में, और जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी बेसिक जो स्टार्टिंग में, वो आप लेते हो, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो परसेंटेज में आपका जो है आंसर आ जाता है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, चेंज इन QD और चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P बाय Q यहाँ पे निकल के आ जाता है। और यही चीज मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ, है ना, तो यही सेम ही काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, बस इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। और आप इसको प्रोपोर्शनेट बना सकते हो डिवाइड बाय 100 करके, है ना, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर? ये चीज का आपने ध्यान जो है वो यहाँ पे रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब रिवेन्यू मेथड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें पता है मैम AR जो है ना वो कम फॉल करता है MR के मुकाबले, MR का फॉल का रेट जो है वो क्या है, ज्यादा है, रखना भाई नीचे जो है ज्यादा आएगा, AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR बनता है ना, ये चीज तो याद रख ली और ये भूल गई। तो इलास्टिसिटी में क्या होता है, AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR, ठीक है, ये होगा, सॉरी AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। AR में से MR माइनस होगा, बट ऊपर जो है एवरेज रेवेन्यू आएगा ओनली, नीचे AR माइनस MR, यानी कि ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू आने वाली है, ठीक है, ऊपर जो है बड़ी वैल्यू होगी, नीचे माइनस होकर छोटी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये याद रख लेना, यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव ही यहाँ पे बनेगा हमारा इलास्टिसिटी, है ना, रिवेन्यू मेथड में हमारी इलास्टिसिटी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आती है, वैसे इलास्टिसिटी नेगेटिव होती भी नहीं है, बट हाँ ये 1 से ज्यादा इलास्टिसिटी हमारी यहाँ पे बनेगी, है ना, रिवेन्यू मेथड में इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा ही हमारी आएगी। हाँ ठीक है, ठीक है, AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR होगा, हाँ राइट। चलो ये चीज का ध्यान आपने रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास कभी कभी जो है वो कॉस्ट फंक्शन वाले भी आ जाते हैं और प्रोडक्शन फंक्शन वाले भी आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना, और रिवेन्यू फंक्शन वाले भी आ जाते हैं। अब इसमें आता क्या है, आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है, देखो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हमारे पास TC-MC-AC है, यहाँ पे हमारे पास TP-MP-AP है, और यहाँ पे हमारे पास TR-MR-AR है। तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारे रिवेन्यू कर्व यहाँ पे आते हैं, और हम बात करते हैं किसकी, MR इक्वल MC, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। तो यहाँ पे आपसे
पूछा जाता है कि बताओ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कौन सी होगी जिसको बेचा जाएगा या प्रोड्यूस किया जाएगा टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम इज द स्टेट जहां पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करते हो। तो यहाँ पे आपको टीआर और एमआर या बेसिकली एमआर, टीआर और टीसी दे रखा होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एमआर और एमसी को फाइंड करना पड़ता है ना, एमआर और एमसी को आपको फाइंड करना पड़ता है। तो आप कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, जो भी हमें टीसी फंक्शन दिया होगा या टीआर फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करने से हमें क्या मिलता है, एमआर हमें मिल जाता है कि एक एडिशनल यूनिट बनाने पे कितना खर्चा यहाँ पे होगा, राइट। उस चीज को हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, उस चीज को हम फाइंड कर लेते हैं। अब आपसे बोला जाए कि नॉर्मल डिमांड और सप्लाई के केस में इक्विलिब्रियम बताओ, तो डिमांड और सप्लाई के केस में जब इक्विलिब्रियम की बात आती है तो आपको डिमांड फंक्शन दिया होता है, आपको सप्लाई फंक्शन दिया होता है, आप दोनों को क्या कर देते हो, इक्वेट कर देते हो और आपके पास क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी या प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, जो पूछा जाएगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो जहां पे जब भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात आएगी तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाते हैं एमआर एमसी के बराबर होगा, वही चीज यहाँ पे आपको करनी है। अब कभी कभी ना एआर वगैरह भी पूछ लिया जाता है, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस के, एआर जो है वो प्राइस के बराबर होता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, इनकेस आपको प्राइस फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसको एआर मान लोगे। अगर आपको टीआर निकालना पड़े एआर से तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, क्वांटिटी से, क्योंकि P इंटू क्यू जो है वो टीआर होता है एंड प्राइस जो है वो एआर होता है। तो एआर से टीआर के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही टीसी से एसी पे जाना है तो हम क्या करते हैं, कितनी लेबर आप, कितना कॉस्ट आपकी इनकर हो रही है पर यूनिट, हम क्वांटिटी लेते हैं तो क्वांटिटी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर एसी से टीसी पे जाना है तो क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से। ऐसे टीपी और एपी है तो अगर टीपी से एपी पे जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे लेबर से, क्योंकि लेबर यूनिट को हम यूज कर रहे हैं। एंड जब हम बात करते हैं एपी से टीपी पे जाने की तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेबर से। तो डेरिवेटिव करना और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं, ठीक है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब आपसे परफेक्ट कंपटीशन में पूछा जाता है कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, जहाँ पे सारे बराबर होते हैं, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन जहाँ पे सारे बराबर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो एमआर एमसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है प्रॉफिट देखने की, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखने की। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर जब अगर आपको एमआर एमसी है ना निकालना हो तो एमआर एमसी टीसी से हम निकाल रहे हैं एमसी, टीपी से एमपी निकालना है तो हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव कर देना है। टीपी भी अगर आपको दिया हुआ है तो आप डेरिवेटिव निकाल लोगे तो आपके पास मार्जिनल की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाती है। अब वो कॉस्ट हो, रिवेन्यू हो या आपके पास प्रोडक्ट हो, ठीक है, हर चीज में ये चीज हमें देखने को मिलेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, समझ आ रही है? हाँ, एमआर एमसी एआर एसी सारे कर्व हमारे सेम हो जाते हैं, वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, एक नॉर्मल प्रॉफिट का सिनेरियो है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको ये चीजें बताई हैं जो आपके माइंड में रहनी चाहिए जब भी आप कोई क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इतना ही काफी है ना, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो आपका बेस तैयार करेंगी। फोकस रखो कि ये चीज आप हमेशा हर क्वेश्चन को जब भी देखो ये दिमाग में होना चाहिए, राइट। फिर इसके बाद टैक्सेशन की अगर हम बात करें, टैक्सेशन में क्या रहता है, टैक्सेशन में हमारे पास जो है प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जहां पे आपसे पूछा जाता है कि टैक्स कितना लगेगा और एग्जम्पशन कितनी होगी, है ना। जैसे हम एचआरए की बात करते हैं
उसमें हम निकालते हैं प्रोविजंस, हमें याद होने चाहिए कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारा जो रेंट मिल रहा है हमें या 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, विच एवर इज लोअर वो आपकी एग्जम्पशन है। तो जितना आपको मिलता है माइनस कर दो एग्जम्प्टेड पोर्शन, है ना, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टैक्सेबल पोर्शन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस है ना वो आपको याद रखना है। ऐसे ही ग्रेचुटी के केस में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं है कवर्ड, 3 सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ना प्रोविजन बेस्ड होंगे, तो आपको प्रोविजन याद होगा तो न्यूमेरिकली आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही जैसे हाउस प्रॉपर्टी हमने निकालना है तो हम इसमें क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और हमारा एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर वो हमारा जीएवी होता है। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, हमारी जो फेयर मार्केट वैल्यू है और म्यूनिसिपल वैल्यू है विच एवर इज हायर, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। इन केस हमारी वैकेंसी वगैरह है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट को ही ले लेते हैं। हाँ, अगर वैकेंसी की वजह से हमारा एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से तो एक्चुअल रेंट लेंगे, अगर वैकेंसी की वजह से नहीं किसी और कारण की वजह से है तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एक्सपेक्टेड रेंट को कैलकुलेट इसी तरीके से करेंगे जो नॉर्मल प्रोविजन है, राइट। ये एक्सेप्शन हमने क्लास में बहुत डिटेल में देखी थी, जहाँ पे मैंने भी गड़बड़ कर दी थी, है ना, तो वो चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो यह प्रोविजन बेस्ड है तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, क्लियर। इस चीज का ध्यान आपने रखना है। तो टैक्सेशन में प्रोविजन बेस्ड होगा। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएंगी, जैसे आपका कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉइज को कुछ ज्यादा टैक्सेशन में बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो वहां पे आंसर सीधा सीधा नील आ जाता है ना, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पूरा एग्जम्प्टेड होता है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बट ड्यूरिंग द सर्विस उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है वो टैक्सेबल होता है, अगर उसको रिटायरमेंट पे बेनिफिट मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये सारी चीजें होती हैं, और कितना टैक्सेबल करना है कितना नहीं वो आपको प्रोविजन याद रखने पड़ेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रोविजन बेस्ड होंगे जो भी आएंगे, तो आपको प्रोविजन अगर याद होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। और बेसिक जो न्यूमेरिकल आता है स्लैब रेट वाला, कि आपको इनकम दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं है, 115 बीएससी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप जो स्लैब रेट्स अभी हैं या जिस ईयर की पूछी गई है, अगर 26-27 असेसमेंट ईयर है तो 4-4 लाख की स्लैब रेट है, अगर 25-26 असेसमेंट ईयर है तो हमारी वो 3.5 लाख 4 लाख की, ऐसे हमारी जो थी 3 लाख की 3-3 लाख की है वैसे, बट एक स्लैब रेट को चेंज किया गया था, है ना, 3 लाख तक, फिर 3 से 7 बना दिया था, है ना, 6 की जगह 7 से 10, वो आपने ध्यान रखना है। तो वो स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग आपको रेट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा जो है टैक्सेशन में कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक तरीका होगा, प्रोविजन बेस्ड कुछ भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, पीजीबीपी से, कैपिटल गेन से, पता रखना है कैपिटल गेन में क्या होता है, सेल्स कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस नेट सेल्स कंसिडरेशन, देन उसके बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट अब हटा दिया गया है वो नहीं मिलेगा, उसके बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा तो सीधा हमें एग्जेम्पशंस मिलती हैं, एग्जेम्पशन लो एंड उसके बाद टैक्सेबल गेन आपका निकल के आ जाता है, राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और स्पेशल रेट्स हैं उनके 111A 112 है, उसके अकॉर्डिंग जो रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी निकल के आ जाएगी। वैसे कभी पूछा नहीं गया नेट में बट सेट में पूछा गया था, तो वो आपने ध्यान रखना है कि क्या किस तरीके से हमारा जो प्रोविजन है पूरा वो एप्लीकेबल होगा। तो पूरा प्रोविजन जो है वो आपने अप्लाई करना है, वो आपने रेट्स जो हैं वो याद रखने हैं, फॉर्मेट्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। कोई एक्सेप्शन है ना, कोई एक्सेप्शनल केस है उसको भी आपने ध्यान में रखना है उस प्रोविजन से रिलेटेड। जब एचआरए की बात आ रही है तो सारी चीजें एचआरए के दिमाग में आ जानी चाहिए कि एचआरए तभी होता है जब आप किसी किराए के घर पे रह रहे हो, अगर आपका खुद का घर है एचआरए नहीं मिलेगा, है ना, अगर आप किसी के घर रह रहे हो किराया नहीं दे रहे हो तब भी एचआरए नहीं मिलेगा। आपको किराया देना है किसी रिलेटिव के घर नहीं, किसी अन्य व्यक्ति के घर रहना है ना। कभी कभी हम रिलेटिव के घर रहते किराया देते नहीं होते, एचआरए नहीं ले सकते, फिर आप गलत तरीके से तो कुछ भी कर सकते हो बट जो प्रोविजन बोलता है उसकी बात करनी है। फिर हाँ, अगर आपने डिडक्शन ले ली 80 जीजी में तो भी बात नहीं बनेगी फिर, है ना, तो भी आपको एचआरए नहीं मिलेगा। या तो आप एग्जम्पशन ले लो या आप डिडक्शन ले लो, एक चीज होती है, राइट। वो चीज, अब डिडक्शन के प्रोविजन क्या है ना, कितना अमाउंट लेना है, क्या लेना है। अब इसमें खास बात एचआरए में क्या आती है, अगर आपका रेंट पेड सैलरी के 10% से भी कम है ना, कोई डिडक्शन नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं क्या 5,000 रुपए पर मंथ और जितना हमें मिला है एचआरए रिसीव्ड, और हम बात करते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी,
है ना, ये चीज की बात करते हैं हम। और यहाँ पे हम ये भी तो देखते हैं, 1 मिनट रुको, HRA रिसीव्ड 5000 पर मंथ नहीं लेते ना। एक सेकंड, मैं प्रोविजन ही भूल गई भाई, 1 मिनट रुको, याद करने दो। वो 40% 50% भी तो होता है कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो आपको 40-50% मिलेगा अपनी सैलरी का, अगर आप कहीं और रहते हो तो आपको 40% मिलता है। हाँ, HRA ये 5000 पर मंथ नहीं होता, ये जो है आपका डिडक्शन में होता है। तो HRA रिसीव्ड 40% या 50% ऑफ योर सैलरी, है ना, ये 3 अमाउंट होती हैं। इनमें से जो लोअर अमाउंट है वो आपको एग्जम्पशन मिलती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपका रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी से भी कम है तो यहाँ पे वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अथॉरिटीज पैसा देके जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी एग्जम्पशन 0 हो जाती है। तो अगर आपका सैलरी के 10% से भी कम रेंट पेड है ना, तो आपको कोई भी HRA एग्जम्पशन नहीं मिलती है ना। 5000 हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस का है यस, और भी काफी जगह यूज हो जाता है। 5000 2500 ये अमाउंट काफी यूज होती है। तो ये 40 से 50% ऑफ सैलरी लेना था, 5000 पर मंथ नहीं लेना था, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम डिडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे आता है 5000 पर मंथ, है ना, याद आ रहा होगा। डिडक्शन में 5000 पर मंथ आता है, जितना रेंट दे रहे हो वो, फिर उसके बाद हम ये रेंट पेड माइनस सैलरी वगैरह करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखना। फिर इसके बाद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ये चीजें आप खुद रियलाइज करोगे जब मैं अभी आपको स्टैट्स और टैक्सेशन करवाऊंगी, है ना। अभी हमने करना है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या चीज आती है, हमारे पास सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी आता है जिसमें मीन मोड मीडियन होता है। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है क्या, यहाँ से इंपेरिकल रिलेशन का क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको क्या दिया होता है, आपको मीन या मोड दे दिया जाएगा, मीडियन बताओ भाई। तो इंपेरिकल रिलेशन में वैल्यू पुट कर दो, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू आपने निकालनी है बाकी 2 वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये सबसे बेसिक न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा मीन है कितना 10, हर वैल्यू को +2 कर दिया, एवरी वैल्यू क्या किया उसको +2 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मीन हमारा हो गया 12। ये चीज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। मीन क्या हो गया 12 हो गया, ये चीज माइनस किया हर वैल्यू को, मीन भी माइनस हो गया। तो हम ओरिजिन और स्केल की बात करते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चारों से ही मीन मोड मीडियन को फर्क पड़ता है ना, इन तीनों में फर्क पड़ेगा। ये चीज हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाती है। फिर ऐसे ही आगे जो है हम बात करते हैं मीन के 3 हमारे पास डिविजन्स हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब इनके यूसेज कहाँ कहाँ है वो भी आप देखते हो, जब वैल्यू से वैल्यू बढ़ती रहती है ज्योमेट्रिक मीन, कंपाउंडिंग ग्रोथ। हार्मोनिक मीन जब हम वैल्यूज लेके चलते हैं जहां पे 2 चीजें होती है, जैसे कि स्पीड है किलोमीटर पर आर में है, तो किलोमीटर और आर 2 यूनिट्स हम एक साथ ले रहे हैं, वहां हार्मोनिक मीन लगता है। एंड अर्थमेटिक मीन नॉर्मल सिनेरियोज में हम फाइंड करते हैं वैल्यूज। 10 लोग हैं, 10 लोगों की 10-10 रुपए इनकम है, तो बताओ एवरेज इनकम क्या होगी 10 रुपए, है ना। 10 लोग हैं, अलग अलग इनकम से ऐड करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, अरिथमेटिक मीन हो जाता है। तो अगर हमारी एवरी वैल्यू जो है डेटा सेट में वो इक्वल है तो क्या होता है, तो हमारा अरिथमेटिक मीन बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के, बराबर होता है हार्मोनिक मीन के। बट अगर हमारा जो है नॉर्मल अलग अलग वैल्यूज हैं तो हमारा अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ये बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। तो ये इस तरीके से आपसे जो है पूछा जाता है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ये याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ये जो है एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे रखी होती है 3 वैल्यूज और बोला जाता है कि बताओ इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। 3 वैल्यूज दी हुई है, ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो, अरिथमेटिक मीन है। क्योंकि वैल्यूज अलग अलग हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे अरिथमेटिक मीन जितना आ रहा है उससे कम ही ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो लेस देन 8, मोर देन 8, ये वाला क्वेश्चन एक बार आया था ना, यही चीज है। या फिर
आपको एक्चुअल में क्या करना है, वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करोगे आपका फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका उतना ही रूट आपको लेना है। 3 ऑब्जर्वेशन है तो क्यूब रूट लेना है, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। 2 ऑब्जर्वेशन है तो स्क्वायर रूट लेना है। 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 टाइम्स का रूट आप लोगे, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है जो हमारा अरिथमेटिक मीन है उसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि n ऑब्जर्वेशन हम लेके चलते हैं तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 2 वैल्यूज हैं अगर हमारे पास, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी रेसिप्रोकल करना है और जो ये वैल्यू है हमारी अरिथमेटिक मीन की इसको भी रेसिप्रोकल करना है। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं स्पीड की तो किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी होती है तो आप ये फॉर्मूला सीखते हैं मैथ्स में भी कि 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ये कैसे आया, एलसीएम लिया, a b एलसीएम आ गया, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, b बचा, यहाँ पे b से b कैंसिल हो गया, a बचा, तो a प्लस b और वो ऊपर चला गया ab, तो 2ab बन गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे हार्मोनिक मीन की एप्लीकेशन के थ्रू फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ से सेंट्रल टेंडेंसी से इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो हमारे बनते हैं। ये रिलेशंस जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने ध्यान में रखने हैं, यहीं से आपको अपने आंसर्स मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद बात आती है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है उसकी। तो इसमें हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स होते हैं। जब हम बात करें प्लस माइनस का, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड का फर्क पड़ता है, राइट। ऐसे ही रिलेटिव मेजर्स में क्या होता है, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी कोई वैल्यू एक नंबर से हर वैल्यू एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, हर एक वैल्यू एक नंबर से डिवाइड हो रही है, तो आपके एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वेरिएबल्स या एब्सोल्यूट मेजर्स उनमें फर्क आएगा। जैसे कि रेंज है वो चेंज हो जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड से। क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनमें चेंजेस आएंगे। बट अगर हम बात करें कोफिशिएंट्स की, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इनमें मल्टीप्लाई डिवाइड से चेंज नहीं आएगा, इनमें जो है प्लस माइनस से चेंज आएगा, ओरिजिन से चेंज आएगा, राइट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज का ध्यान आपने रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है 3, मैंने हर वैल्यू को +2 कर दिया, तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर है, प्लस माइनस का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 ही रहेगा, है ना। अगर पूछा जाता कि हमारा जो कोवेरिएंस है, कोफिशिएंट की बात अगर हम करते तो उसमें फर्क पड़ता क्या, हाँ, उसमें प्लस माइनस का फर्क जो है वो पड़ जाता। कोवेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, तो उसमें फर्क यहाँ पे पड़ जाता, ठीक है। कोवेरिएंस इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट है, तो उसमें फर्क यहाँ पे पड़ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, क्योंकि मीन है ना, तो यहाँ से फर्क पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ऐसे अगर बोला जाए कि हमारा जो रेंज है उसमें फर्क पड़ेगा क्या, प्लस माइनस का नहीं पड़ता, यहाँ किसका पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड का पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो प्लस माइनस का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला इनके इस तरीके से, देखो अगर रेंज निकालनी है, मेरे पास वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू 10, लोएस्ट वैल्यू है 2, रेंज आएगी 8, मैंने हर वैल्यू को +2 कर दिया, तो ये हाईएस्ट वैल्यू 12 बन गई, लोएस्ट वैल्यू 4 बन गई, अगेन 8 है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, नो चेंज। अब यहाँ पे देखना कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लोएस्ट हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। मैंने क्या किया, मैंने हर वैल्यू को +2 किया है, तो पहले मेरी वैल्यू कितनी थी, 10 - 2 और 10 + 2, ये वैल्यू आ रही थी, तो आ रहा था 8/12 यानी कि 1/3। अब हुआ क्या, मैंने वैल्यूज को चेंज किया, +2 कर दिया हर वैल्यू को, तो अब वैल्यू कितनी होगी 12 और ये वैल्यू हो गई 4, यहाँ पे 12 + 4 आएगा, तो 12 में से 4 गए, ऊपर तो 8 ही बचा है, बट नीचे अगर आप देखो तो ये 16 बन चुका है। तो जो वैल्यू पहले 1/2 थी, अब वो पहले जो वैल्यू 1/3 थी,
अब वो वैल्यू 1/2 बन चुकी है। 1/3 कितना होता है? 33.33%। और 1/2 कितना होता है? 50%। तो क्या मेरी वैल्यू बढ़ गई? यस। अगर मैं प्लस माइनस करती हूँ कोफिशिएंट्स में, रिलेटिव मेजर्स में, तो मेरा यहाँ पे फर्क दिखाई देता है प्लस माइनस का। अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखाना, देखो रेंज में अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, ये तो मैंने +2 किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, 10 में मल्टीप्लाई करो 2 से कितना बनेगा? 20। 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से बनेगा 4। 20 - 4 कितना आएगा? 16। आप देख रहे हो आपका आंसर भी जो है वो भी क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो मल्टीप्लाई से फर्क पड़ा रेंज में, क्या कोफिशिएंट ऑफ रेंज में फर्क पड़ेगा? लेट्स चेक। यहाँ पे हमने +2 किया था, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे आप करोगे 10 को 2 से मल्टीप्लाई बन गया 20, 2 को 2 से मल्टीप्लाई बन गया 4, यहाँ पे नीचे 20 + 4। ठीक, अब सॉल्व कर लो। 20 - 4 is 16, 20 + 4 is 24। 8 के टेबल पे सॉल्व करना। एक मिनट मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ तो पड़ रहा है भाई। एक मिनट नहीं पड़ता, मैंने सॉल्व किया था। मल्टीप्लाई किया है ना 2 से। 10 2 = 20, 2 2 = 4। अरे सॉरी, ये 1/2 नहीं 2/3 था। सॉरी हाय, मेरे तो जान ही निकल गई। ये 2/3 होगा 4 के टेबल पे, है ना, ऊपर 1/3 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी थी? ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी 66.67। अब ये चेंज हो गई 50% बन गई। चेंज दिखाना है हमें, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यू को प्लस किया तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मेरे पास चेंज आया 66.67 से वैल्यू बन गई 50। तो चेंज आया जब मैंने प्लस किया। अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैंने देखा ये 16 बन रहा है और ये 24। 8 के टेबल पे इसको कैंसिल किया, 2 पे गया, इसको कैंसिल किया, 3 पे गया। तो आप देख रहे हो जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं आया। तो यहाँ पे नो चेंज हमारा बन गया, इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं आया। जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, पहले भी 2/3 था, अब भी 2/3 है, तो देयर इज नो चेंज ऑन मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जब हम कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो स्केल के चेंज होने से फर्क नहीं आता, बट किसके चेंज होने से फर्क आता है? फर्क आता है हमारे ओरिजिन के चेंज होने से, जब हम रिलेटिव मेजर्स की बात करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ से ही आपके क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक वैल्यू है, उसमें हमने जो है इतना ऐड कर दिया या लेस कर दिया, तो बताओ क्या चीज अफेक्ट होगी और क्या चीज अफेक्ट नहीं होगी। तो ये ओरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी से ही वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। क्लियर? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। क्लियर है क्या? एक बार थम्स अप दे दो अगर क्लियर है। आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे हम, चलेंगे फिर किस पे? स्क्यूनेस कुर्टोसिस। उसमें शेप्स वाइज क्वेश्चन आते हैं, है ना। बस याद रखना हमारा जो मीन मोड मीडियन होता है, इनका रिलेशन क्या होता है ना, कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस तरीके के कर्व की और इस तरीके के कर्व की, तो इसमें हम ये लेके चलते हैं हाईएस्ट लोएस्ट वाला। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा वैल्यू अक्कर हो रही है, तो मोड यहाँ पे आएगा, देन मीडियन मिड वैल्यू ही रहेगी और मीन हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 0 से लेके आगे आप बढ़ते जा रहे हो, है ना, नंबर लाइन की तरह यहाँ पे चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे इधर साइड जो z है, यहाँ m है, यहाँ हमारा मीन है। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है, और ये जो है ये नेगेटिवली स्क्यूड कर्व है। तो इसमें हम कैसे फाइंड करते हैं मीन मोड मीडियन, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है? हमारा मीन जो है वो छोटा है मीडियन से और मोड से, और यहाँ पे मीन जो है वो क्या है? बड़ा है, किससे? मीडियन से, और मीडियन बड़ा है मोड से। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आती है। वैसे तो मोड यहाँ पे आ रहा है, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है। सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो बहुत कम है ना, मीन हमें ज्यादा चाहिए, एवरेज मार्क्स ज्यादा है, और एवरेज मार्क्स से कम मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं।
तो पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, मोड हमारा कम है एज कंपेयर टू मीन इन वैल्यूज, इन नंबर्स। जैसे ये 5 है तो ये 7 है और ये 10 वैल्यू है, ऐसे ये 5 है 7 है 10 है तो मीन कम हो गया, मीडियन उससे ज्यादा हो गया और मोड सबसे ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है ना पेपर कैसा था, इजी या डिफिकल्ट, तो यहाँ पे आप बताते हो क्योंकि पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या है, मीन ज्यादा है मोड कम है, यानी कि जो बहुत सारे बच्चे मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं वो मीन मार्क्स से भी कम है, जो एवरेज मार्क्स है उनसे भी कम है। तो यहाँ पे पेपर जो है वो क्या है, डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट है, क्योंकि मीन मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर पा रहे बच्चे, एवरेज मार्क्स तक भी पहुंच नहीं पा रहे। एंड यहाँ पे नेगेटिवली स्क्यूड में पेपर जो है वो इजी है, क्योंकि मीन मार्क्स को बहुत ज्यादा बच्चों ने स्कोर कर लिया है, तो मीन मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आने वाले काफी बच्चे यहाँ पे हैं, है ना। तो जब एवरेज से ज्यादा परफॉर्म करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि पेपर इजी आया है। जब कट ऑफ हाई जाती है, जब कट ऑफ लो जाती है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं ज्यादा, है ना, एवरेज बच्चे पीछे रह गए हैं। तो ये चीज आती है मीन मोड मीडियन का रिलेशन। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो सेम कोरिलेशन और रिग्रेशन जो है उसमें भी क्या होता है, प्रॉपर्टी बेस्ड इक्वेशन आते हैं, है ना। और यहाँ पे न्यूमेरिकल रिग्रेशन में प्रॉपर्टी बेस्ड कैसे आता है कि हमारी जो दो लाइंस है, लाइन ऑफ रिग्रेशन, वो मीट करती हैं कहाँ, मीन वैल्यू पे। तो आपसे दो इक्वेशन दे दी जाती हैं, उनको सॉल्व करना होता है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकालते हो, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा मीन होता है ना। एक्स बार वाई बार की वैल्यू आ जाती है दो इक्वेशन से सॉल्व करके। ऐसे ही कोरिलेशन में भी ओरिजिन एंड स्केल की बात आती है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, कोई चेंज नहीं आता, तो ये याद रखना। और रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में जो है प्लस माइनस का तो कोई चेंज नहीं है, प्लस माइनस का कोई चेंज नहीं है, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है इनका चेंज हमें देखने को मिलता है ना, इनका चेंज हमें देखने को मिलता है। इसको और डिटेल में करेंगे रेगुलर क्लासेस में, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ जो आपने दिमाग में चीजें रखनी है। तो यहां से क्वेश्चन आता है और ये चीज। फिर आती है बात प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक की। तो प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमारी एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग आप निकालते हो। और बेसिक चीज जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए वो क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये चीज को आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स जो है उसका रिलेशन आपको यहाँ पे देखना होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है। अब जैसे एक डेक ऑफ कार्ड है, किंग निकालने हैं आपने, तो 4 किंग है, कितने में से, 52 पत्तों में से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किंग के आने की। फिर इसके बाद बात आती है, वर्ड होते हैं रिप्लेसमेंट, है ना, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, विद और विदाउट। तो जब आप विद रिप्लेसमेंट करते हो तो आपके जो टोटल आउटकम्स है सेम रहेंगे, बट जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है वो पत्ता निकल जाता है। मान लो एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52, पत्ता हटा के रख लिया और वो किंग था, तो अब किंग कितने बचे, 3, और टोटल पत्ते कितने बचे, 51। तो यहाँ पे दूसरा किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/51। तो ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के केसेस हमारे यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, टैट्स में। फिर इसके बाद बात आती है हमारे फाइनेंस यूनिट की। तो जो फाइनेंस है इसके जो टॉपिक हैं वो क्या है, इसके 3 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक बेसिकली। एक है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम 5 तरीके से इक्विटी की कॉस्ट निकालते हैं, नहीं मैं काफी है वैसे टॉपिक, 5 तरीके से इक्विटी की कॉस्ट निकलती है। 2 हमारे डेट की होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। ऐसे ही हमारे पास जो है प्रेफरेंस शेयर होता है, उसमें भी रिडीमेबल और इररिडीमेबल होता है। एंड हम फिर जो है रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालते हैं। तो ये हमारे जो है फॉर्मूलाज आते हैं, कितने, 5 और 4 9, 9 और 1 10 फॉर्मूलाज हैं। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला है वो सेम इक्विटी वाला ही है, बस हाँ एक चीज होती है कि आपकी यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना होता है आपका बेनिफिट ओवर कॉस्ट, आपको क्या मिल रहा है और क्या आपको देना पड़ रहा है। तो ये ही चीज यहाँ पे आएगी, सॉरी कॉस्ट ओवर बेनिफिट, क्या लिखती जा रही हूं मैं, कॉस्ट ओवर बेनिफिट।
क्या आपको मिला और उसके बदले में क्या आपने चुकाया। तो ये इंटरेस्ट हो सकता है, ये डिविडेंड हो सकता है। बेनिफिट में क्या है, आपके नेट प्रोसीड्स होते हैं कि इतना पैसा आपको मिला है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमने 5 के 5 मेथड डिस्कस किए थे, है ना, फिर CAPM मेथड में हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो मेथड्स आपने ध्यान रखने हैं। और मेजर आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि मेरी लागत कितनी लगी और मुझे मिला क्या है। अगर मेरा कोई खर्चा हुआ है पैसे लेने में, तो वो मुझे जो मिलेगा उससे कम हो जाएगा। मान लो मेरे को 1000 रुपए मिलने थे, बट मेरी लागत लगी 5 रुपए की, तो 1000 में से 5 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो नेट प्रोसीड्स में क्या होता है, जो भी आपका इश्यू प्राइस होता है, बेसिकली जो फेस वैल्यू होती है, उसमें आप क्या करते हो, प्रीमियम पे इशू है तो ऐड करते हो, डिस्काउंट पे इशू है तो माइनस करते हो, आपका इशू प्राइस आ जाता है। फिर आप क्या करते हो, फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करते हो, तो जाके आपके पास जो है नेट प्रोसीड्स आते हैं। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और उसके बदले में क्या आप दे रहे हैं, कितना ब्याज दे रहे हो, है ना। अगर आप रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो वो वैल्यू आप निकालते हो, कितने साल के लिए आपको वो बेनिफिट मिला उसको डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है ना। दोबारा सारे फॉर्मूला तो नहीं करवाऊंगी, बस याद करवा रही हूँ कि किस तरीके से क्या चीजें चलती हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझ आ रहा है क्या? क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, क्लियर हो रहा है? फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने देखा। फिर आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, बस लीवरेज का जो टॉपिक है ना, वहां से आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। वही कि आपके पास जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT, है ना। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सेल्स भी ले सकते हो क्योंकि सेम होता है ना, परसेंटेज में ये होता है। फिर फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो यहाँ पे आता है हमारे पास EBT डिवाइडेड बाय EPS डिवाइडेड बाय, नहीं EBT ले सकते हो, EBT डिवाइडेड बाय EBIT, है ना। और परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज चेंज इन EBT या EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, राइट। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई करके आ जाता है कंबाइंड लीवरेज। तो ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मुझे एक बार ये बता दो, EBT होता है या EPS होता है? मेरे दिमाग से स्किप हो गया। फाइनेंशियल लीवरेज के केस में अरे सॉरी, उल्टा लिख दिया ना मैंने, EBIT बाय EBT होता है, सॉरी EBIT बाय EBT, है ना। जब परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो छोटे वाली चीज ऊपर आती है, और जब हम नॉर्मल एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं तो EBIT बाय EBT ये चीज होती है। जैसे कंट्रीब्यूशन से छोटा होता है EBIT, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके निकलता है, ऐसे ही EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तब आता है। हाँ सोनाली यही होगा, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ऊपर नीचे लिखती जा रही हूँ मैं, बट यस ठीक है, ये चीज याद रखना, EBIT बाय EBT से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। ये बेसिक आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आता है। इस कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हमारा जो ARR मेथड है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में। ARR, पेबैक पीरियड मेथड, कितने समय में आपका पैसा पूरा होगा, तो आप देखते हो हर साल कितना पैसा पूरा हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग देखते हो। अगर हमारे सेम कैश फ्लोज होते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं उसको, वैल्यू को, जो हर बार पैसा मिल रहा है। अगर अलग अलग होते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं कि इतने साल तक कितना पैसा बन जाएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। फिर हमारा NPV मेथड है, इसमें हम डिस्काउंटिंग रेट को लेके चलते हैं। IRR मेथड है। अब इनमें जो है IRR का न्यूमेरिकल कभी आया नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है, तो ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कभी बनता भी नहीं, और अगर बनेगा तो करके नहीं आना, टाइम वेस्ट होगा, है ना। प्रोविजन बेस्ड न्यूमेरिकल है तो ठीक है, बट अगर जैसा फुल फ्लेज न्यूमेरिकल हमारे बैचलर्स मास्टर्स में आता है वैसा नहीं आएगा, आएगा तो करके नहीं आना, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, राइट। अगर आपको वैल्यू दे रखी है, फिर जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आ सकता है, जैसे NP, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपको दिए हुए हैं, है ना, तो आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इट विल टेक टू मच टाइम, तो आप यहाँ पे इसको स्किप करके आ सकते हो,
ये चीज आपने ध्यान में रखा, अभी आपने इन चीजों पे ध्यान देना। फिर इसके बाद हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन आता है। वर्किंग कैपिटल डिसीजन में हम किस चीज की बात करते हैं, यहाँ पे हमारी अलग अलग अप्रोचेस होती हैं और ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना आपका पूछा जाता है। तो जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना, वो आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, कैश से लेके कैश में कब तक आपके पास पैसा आएगा। तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने वर्क इन प्रोग्रेस देखा, आपने फिनिश गुड्स बनाए, आपने सामान को बेचा डेटर्स को, तो ये फिर डेटर्स ने आपको पैसा दिया, कैश रिसीव्ड, वो चीज होती है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल है। आप भी तो उधार पे सामान लेते होंगे, तो जितना टाइम आपके क्रेडिटर ने अलाउ किया है वो आपको क्या करना होता है, इसमें से माइनस करना होता है। तो नेट आपके पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल। अदरवाइज अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो ये क्या होता है, ये हमारा ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ठीक है, ये याद रखना, ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल। फाइनेंस में हम इसको कवर कर चुके हैं, राइट। ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है। फिर इसके बाद आता है लास्ट हमारा जो पॉइंट टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल आता है, डिविडेंड डिसीजंस। तो यहाँ पे गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल एंड ग्राहम एंड डॉड मॉडल, लिंटर मॉडल, इनके फॉर्मूलाज और एमएमबी ऑफ कोर्स, है ना, इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको रटे होने चाहिए। फॉर्मूलाज मैच द कॉलम में भी आ जाते हैं और सीधा वैल्यूज दे दी जाती हैं, आपको न्यूमेरिकली सॉल्व भी करना होता है। गॉर्डन, वॉल्टर, ग्राहम एंड डॉड, लिंटर, इनके क्वेश्चंस बहुत आए हैं न्यूमेरिकली। इसके जो है एजम्पशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, है ना, या फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। हाँ, अगर पेपर में मेंशन आओ तो हमेशा ग्रोस निकाला जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है नेट का, ग्रोस का है नहीं, तो फिर आप नेट निकालोगे। ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, रीजनिंग लगानी पड़ेगी कि अगर आंसर जो है नेट के अकॉर्डिंग दे रखा है तो आप नेट के अकॉर्डिंग फाइंड करोगे, ठीक है। अगर दे रखा है कि क्रेडिटर्स आपको इतना अलाउ करते हैं तो आप उसको यूज करोगे, ठीक है। अगर ग्रोस बोला हुआ है फिर भी वैल्यू दी हुई है, फिर आप यूज नहीं करोगे। नेट बोला है, वैल्यू दी हुई है, तो आप यूज करोगे, है ना। नहीं बोला हुआ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे आती है। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं फॉर्मूला दोबारा सारे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि रिवीजन कर चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, बस ये अपने दिमाग में लेके आना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो गॉर्डन मॉडल है और इक्विटी कैपिटल का कैलकुलेट करने का जो डिविडेंड डिस्काउंट जो मॉडल होता है हमारा, विद ग्रोथ हम लेके चलते हैं, डिविडेंड मॉडल वाला जो है गॉर्डन का, है ना, तो वो सेम मॉडल्स हैं, ये याद रखना। वहां पे कॉस्ट निकालते हैं, यहाँ पे हम डिविडेंड की वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस निकालते हैं बेसिकली। तो ये जो है ये हमारे क्या है, रेलिवेंट मॉडल्स, रेलिवेंट, और ये जो है ये हमारा इररेलिवेंसी की बात करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी रेलिवेंट इररेलिवेंट कैपिटल स्ट्रक्चर आपको देखना है, ठीक है। ये चीज आपके पास यहाँ पे रहेगी। तो ये फाइनेंस में चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो। फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जब भी हम बात करते हैं हमारे करंट ईयर के डिविडेंड की, तो वो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड और 1+G होता है, ये आप याद रखना। अर्निंग की बात करते हैं तो अर्निंग करंट ईयर की निकालनी है तो प्रीवियस ईयर की अर्निंग प्लस ग्रोथ आप लेके चलते हैं, है ना, ये फॉर्मूलाज याद रखना। और ग्रोथ जो है वो B/R होता है, ये आपने याद रखना है। B क्या है, B इज रिटेंशन रेशो, और R क्या है, जो आपका रिटर्न का रेट है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और जो हम डिसीजन लेते हैं, KE ग्रेटर देन R, KE लेस देन R, KE इक्वल टू R, तो ये हम क्या लेते हैं, ये हमारी ग्रोइंग फॉर्म होती है, नहीं सॉरी डिक्लाइनिंग फॉर्म होती है जब KE ज्यादा है। ये हमारी ग्रोथ फॉर्म है, ग्रोइंग फॉर्म है, और ये हमारी कांस्टेंट फॉर्म है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, डिविडेंड देना है, डिविडेंड पे आउट 100%, डिविडेंड पे आउट 0%, क्योंकि सारा का सारा रिटेंशन करेंगे, है ना। यहाँ पे रिटेंशन कितना है, 0 है। यहाँ पे इनडिफरेंट हो, आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चाहे आप सारा का सारा डिविडेंड दे दो, चाहे बचा लो, चाहे कुछ डिविडेंड कुछ बचा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस हैं जो आपके बनते हैं। तो ये सारी चीजें वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके जहन में होनी चाहिए। कल भी हमने डिस्कस किया था क्यों होनी चाहिए, है ना, मैंने बताया भी था कि आपको ये नहीं दिया जाता कितना डिविडेंड दे रहे हो, ये दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है डिविडेंड कितना दिया जाएगा। अगर KE ज्यादा है तो आप 100% डिविडेंड देते हो, KE कम है तो आप 0% डिविडेंड देते हो, ठीक है, तो वहां पे डिविडेंड 0 हो जाता है।
चारों यूनिट के न्यूमेरिकल्स के पॉइंट्स जो आपने ध्यान में रखने हैं समझ आए? ध्यान में रखने वाली चीजें क्लियर हैं क्या? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो भी टॉपिक का क्वेश्चन आएगा ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। फिर अब बात करते हैं सबसे अतरंगी यूनिट हमारी न्यूमेरिकल की फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करें तो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, है ना, यहाँ से आता है। देन हमारी गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं, तो 5 मेथड्स हैं, उनके फॉर्मूलाज जो हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है ना, कैसे हम जो है इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करते हैं, फिर उसमें से हम माइनस कर देते हैं हमारे शॉर्ट टर्म वगैरह लाइबिलिटीज, उसके अकॉर्डिंग हम नेट एसेट मेथड निकालते हैं। तो वो सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमारे जो है परचेज कंसिडरेशन मेथड, एन्युटी मेथड है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम निकालते हैं, तो कैसे गुडविल को हम फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, वेटेड एवरेज के बेसिस पे वेट कैसे दिया जाता है, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो उसके अकॉर्डिंग हम रीसेंट जो ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट देते हैं, पुराना ईयर है उसको सबसे कम वेट देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाती है, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास जो है सबसे ज्यादा जो आता है क्वेश्चन वो आता है हमारा शेयर कैपिटल से। तो शेयर कैपिटल के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है ना, कितना आपको रिसीव नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप ये देखते हैं कि डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो ऑन री इशू। एंड हम यहाँ पे देखते हैं प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है, डिस्काउंट पे हुआ है ना, ये इसके अकॉर्डिंग, या पार पे हुआ है। तीनों केस देख के जितना पैसा हमें मिलना चाहिए और जितना हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अब जब री इशू कर रहे हैं तो जितना हमें मिल चुका है उतना ही मैक्सिमम आप डिस्काउंट जो है वो दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो, है ना, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो ये सारी चीजें रहती हैं। कैपिटल रिजर्व में वो पैसा जाता है जो प्रॉफिट हो चुका है आपको री इश्यू करने के बाद, यानी कि आपको मान लो 4 रुपए मिले थे, आपने डिस्काउंट 3 का दिया, तो 1 रुपया पर शेयर बच गया, जो री इश्यू है शेयर जितने, उसको 1 से मल्टीप्लाई करके आप कैपिटल रिजर्व में डाल दो। शेयर फॉरफीचर में वो पैसा जाता है जो आपको ऑलरेडी शेयर पे मिल चुका है फॉरफिट करने से पहले। अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आपको रिसीव हो चुका है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉट रिसीव्ड है तो आपको इसकी एंट्री भी क्या करनी होती है, रिवर्स करनी होती है। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इसका पैसा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई ट्रांजैक्शन पूछी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि भाई बायबैक करने में भी कर सकते हैं, है ना, हम बोनस शेयर इशू करने में कर सकते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर, एंड हम डिविडेंड पे करने के लिए कभी यूज नहीं करेंगे, अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर लेंगे। ये चीज होती है। सीआरआर डीआरआर में पैसा डालना है तो हम डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व है हमारा कोई, है ना। सीआरआर क्या होता है, जब आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते हो, डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते हो, जब रिडीम करना है उसके लिए पैसा अलग से निकालते हो, वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज हो सकता है। ये सारी चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, राइट। डिस्कस हम डिटेल में कर चुके हैं, क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने हैं वो आपने देखना है। ऐसे जब सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो की बात करते हैं तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है, न्यू में से ओल्ड को माइनस करना है। एंड हमें ये भी देखना है कि अगर कोई पार्टनर शेयर को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो उसका शेयर भी बरकरार हमें रखना होता है। तो जो नया पार्टनर होता है उसका शेयर, और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें से वो शेयर को नहीं सेक्रीफाइस करेगा उसका शेयर भी हम माइनस करते हैं जब रिमेनिंग शेयर हम निकाल रहे होते हैं। और जो जैसे बोला जाता है कि इन्होंने इस तरीके से अपना जो है शेयर दिया, इन्होंने इस तरीके से फ्यूचर प्रॉफिट्स को इतने शेयर में लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रेशो निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर मुझे कुछ भी नहीं दिया, कोई नया पार्टनर 1/समथिंग शेयर के लिए आया है और पुरानी रेशो दे रखी है बस, तो मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो पुरानी रेशो ही बन जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने की वहां पे जरूरत नहीं है, राइट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल में चीजें चलती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो मेनली हमारे बनते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल, वो क्या बनते हैं, वो हमारे रेशो से बनते हैं, है ना, और मार्जिनल कोस्टिंग से बनते हैं, फिर स्टैंडर्ड कोस्टिंग से भी बन जाते हैं कभी कभी। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में बोलूंगी अगर आपको नहीं आता तो आप इसको मत करो, है ना, क्योंकि इसमें पूरा 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं, तो रादर की सिर्फ एक टॉपिक में 2 दिन लगाएं। अब हम इससे बढ़िया है आप बाकी टॉपिक्स कर लो। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या याद रखना है, फॉर्मूलाज हैं भर भर के, वो याद रखने हैं। फॉर्मूलाज लर्न ही करने पड़ेंगे क्या, यस लर्न ही करने पड़ेंगे। एंड एक कॉस्ट शीट बस याद रखनी है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी आएगा, इंटरेस्ट माइनस करोगे ईबीटी आ जाएगा, माइनस करोगे टैक्स ईएटी आ जाएगा, ईएटी पीएटी इसका एक ही नाम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा,
इसको डिवाइड करोगे अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, आपके पास ईपीएस निकल के आ जाएगा। ये जो पूरी की पूरी शीट है ये आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में भी हेल्प करेगी एंड साथ ही साथ ये आपको लीवरेज वाले टॉपिक में भी हेल्प करेगी। और इवन आपसे ईपीएस निकालने के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो डायरेक्टली ये चीजें माइनस करके आप ईपीएस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रेशो में 4 तरीके की रेशोज हैं। सबसे आसान जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो रेशो है वो हमारी लिक्विडिटी रेशो ही होती है। करंट रेशो है ना, उसमें हमारे पास जो है आता है लिक्विड रेशो, लिक्विडिटी रेशो, और क्विक एसेट रेशो भी इसको बोल देते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी बोल देते हैं, और एक बिल्कुल ही कैश रेशो भी आ जाती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वही पैसा लेके चलते हैं जो बहुत कैश में कन्वर्ट हो सकता है सीधा, है ना। तो ये चीजें हमारे पास आती है और सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है। और इनमें क्या चीज आती है सबसे ज्यादा कि आपकी यहाँ पे कैश रेशो कैसे, करंट रेशो कैसे इंप्रूव हो सकती है। जैसे मैंने कल आपको एक शॉर्ट बना के भी दिया था, करंट रेशो इंप्रूव कैसे होगी, है ना। करंट रेशो इंप्रूव करने का मतलब क्या है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इनका रिलेशन है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मुझे इस रेशो को इंप्रूव करना है तो करंट एसेट बढ़ने चाहिए, है ना, या फिर करंट लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए सेम अमाउंट से। दोनों वैल्यूज जो हैं वो डिक्रीज होनी चाहिए सेम अमाउंट से। डिक्रीज मैंने सही लिखा है क्या? जैसे मान लो 2:1 है मेरी ये रेशो, मान लो 2 लाख है और ये 1 लाख है, मेरे करंट एसेट बढ़ गए 50,000 से, अब क्या हो गया 2.5 लाख बन गया, और ये 1 लाख ही है तो इंप्रूव हो गई। मेरी लाइबिलिटी कम होगी 50,000 से, 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, फिर ये इंप्रूव होगी। 2.5:1, यहाँ पे 4:1, 2:1 से बढ़ गई। अब यहाँ पे अगर सेम वैल्यू मैं डिक्रीज कर दूं 50,000 से दोनों चीज, तो यहाँ पे 1.5 लाख बचा और यहाँ पे 50,000, ये बन गया 3:1। सो यस, अगर सेम वैल्यू से हमारी अमाउंट कम भी हो रही है तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है इंप्रूव हो सकती है रेशो। अगर कम करनी है, डिक्रीज करना है तो अपोजिट कर लो। यहाँ पे इंप्रूव हुई है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अफेक्ट नेगेटिवली, है ना, कुछ भी लिख लो। तो नेगेटिवली अफेक्ट होगी तो क्या होगा, करंट एसेट्स हमारे कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज हमारी बढ़ रही हैं, और सेम अमाउंट से दोनों चीजें बढ़ रही हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास ये केसेस हो जाएंगे जहां पे हमारी करंट रेशियो जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगी। ये चीज यहाँ पे आती है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। फिर एक इनमें जो रिलेशन वाला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे जो लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो है, करंट रेशियो क्या है, CA माइनस बाय CL, ये करंट रेशियो है। लिक्विड रेशियो क्या है, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। फर्क किसका, करंट एसेट और लिक्विड एसेट का। करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट क्या होते हैं, इन्वेंट्री, है ना, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिए जाते, मेनली आपसे इन्वेंट्री की वैल्यू पूछ ली जाती है। बोलते हैं करंट रेशियो आपको दे रखी है 2:1, लिक्विड रेशियो दे रखी है 1.5:1, बताओ इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ। दोनों का डिफरेंस 0.5, डिफरेंस किसका है, इन्वेंट्री का। 0.5 जो है वो हमारी इन्वेंट्री है, और आपको बोलते हैं कि करंट लायबिलिटी हमारी मान लो 1 लाख है, तो अगर 1 की वैल्यू 1 लाख है तो 0.5 की वैल्यू कितनी होगी, 50,000, तो इन्वेंट्री निकल के आ जाती है 50,000। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है ना वो आपको यहाँ पे देखना है, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक मैं वर्किंग कैपिटल में, हाँ फाइनेंस में एक और चीज आती है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल आपसे पूछा जाता है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, अभी चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या है, या फंड का फ्लो ना, वो हम फंड फ्लो में भी पढ़ते हैं कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आ रहा है। तो अगर आपके एसेट्स बढ़ते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, एसेट्स कम होते हैं वर्किंग कैपिटल कम होती है, लायबिलिटीज बढ़ती है, करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। तो ये चीज यहाँ पे आती है। सेम वैल्यू से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू से कम होते हैं, वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारी जो करंट रेशियो है उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है, और वो हमने चेक भी कर लिया है। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब रेशियो की हम बात करेंगे तो वो आती है हमारी सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है दैट इज आवर डेट इक्विटी रेशियो।
डेट और इक्विटी का कंपोनेंट आप देखते हो, और इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस भी लेने होते हैं क्या? जी हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस भी लेते हो। डेट में आपके लोन वगैरह है, डिवेंचर वगैरह है, जो भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया हुआ है वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना, और हमारी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो यहाँ पे डेट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? डेट में आपके सारे डिवेंचर्स आ जाएंगे, है ना, सारे के सारे आपके रिजर्व सॉरी लोन्स वगैरह आ जाएंगे, बोरोइंग्स आ जाएंगी लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। और इक्विटी में क्या चीज आएगी? इक्विटी में आपके रिजर्व एंड सरप्लस, आपका जो है इक्विटी का पैसा, प्रेफरेंस है तो वो भी आप ले लेते हो, शेयर कैपिटल लेते हो बेसिकली आप, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। ये आपने ध्यान में रखना है। आइडल रेशो कितनी होती है? 2:1, मतलब जितना इक्विटी है उसका दुगना आप यहाँ पे डेट रेस कर सकते हो। इसके अलावा भी है और सारी रेशोज भी हैं। प्रोप्राइटरी रेशो होती है, टोटल एसेट टू डेट रेशो होती है, जहाँ पे आप डेट और टोटल एसेट को देखते हो। प्रोप्राइटरी रेशो में आप इक्विटी को देखते हो टोटल एसेट के कंपैरेटिवली। तो वो सारी रेशोज आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। ये मैंने वो रेशो बताई है 2-3 जो 10 में से 5 बार पेपर में, 6 बार पेपर में आती है ना, 10 में से 5-6 बार 7 बार अगर पेपर में आ रही है कोई रेशो, तो वो रेशो तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। बाकी आप छोड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको नहीं छोड़ सकते, है ना। फिर इसके बाद हमारी एसेट टर्नओवर रेशो, है ना, हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशो, वो रेशोज हमारी बनती हैं, टर्नओवर रेशोज जिनको हम बोलते हैं। ये जो रेशोज है ना, ये पूरा टॉपिक लंबा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो वगैरह है। तो इंटरेस्ट कवरेज नाम से पता लग रहा है कि आप इतना पैसा कमाओ कि आपकी जो फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल है वो पूरी हो जाए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में हम क्या करते हैं, ईबीआईटी को डिवाइड करते हैं किससे? जो फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है आपकी, है ना, फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पे ईबीआईटी पे कैसे आया जाता है? अगर आपके पास यहाँ पे ईबीटी दे रखा हो या ईएटी दे रखा हो, तो आप क्या करोगे ईबीआईटी पे आने के लिए? अब आप उल्टी रेल चलाओगे, जो आपने यहाँ पे सीखी थी ना ये स्टेटमेंट। अब ईएटी पे आप आ चुके हो, आपने टैक्स माइनस किया होगा, तो टैक्स जो है ईबीटी का परसेंटेज था, अगर आपका टैक्स मान लो 40% है, तो ईएटी की वैल्यू अब 60% है। 60% की वैल्यू जो आपका ईएटी दिया हुआ है वो है, मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से, है ना। ईएटी मान लो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दे रखा है 40,000, ये वैल्यू 60% की, आपने 100 टोटल वैल्यू निकालनी है ईबीटी तक पहुंचने के लिए, आप इस तरीके से पहुंचोगे। अब जितना आपका इंटरेस्ट था वो आप ऐड कर दो, आप ईबीआईटी तक पहुंच जाओगे। तो ईएटी से ईबीआईटी पे जाने के लिए ये चीज आपको करनी होती है ना। तो आप ईबीआईटी पे पहुंच जाते हो, पेपर में ऐसे ही दिया होता है। फिर उसके बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है उसको आप क्या कर देते हो, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट है, हमें इंटरेस्ट देना होता है, 10 लाख के डिबेंचर है उस पर 10% का, तो 1 लाख का मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दूंगी। और कोई मैंने बोरोइंग की हुई है उस पर इंटरेस्ट देना है, उसको भी डिवाइड कर देंगे ऐड करके। तो वो चीज से हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाता है कि जो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है वो आप अपनी ऑपरेटिंग इनकम से पे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो ना, उतना पैसा आप कमा पा रहे हो कि नहीं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर एसेट टर्नओवर रेशो आ जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी एवरेज एसेट्स, इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री टर्नओवर में आएगी, एसेट टर्नओवर रेशो, और हमारी आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो उसमें क्या है, जो भी हमारी सेल्स वगैरह है उसको हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट। इस तरीके से हमारे फॉर्मूलाज जो है यहाँ पे बन जाते हैं। अब मैंने ना आपको जो रेशो वाला क्वेश्चन आया हुआ था इग्निशन में ऑलरेडी करवा रखा है, जून 2024 में आया था जब हमारा रीनेट का पेपर हुआ था, कवर्ड है, उसमें से कर लेना, है ना। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन है, पीवी रेशो वगैरह निकालनी है, डिजायर प्रॉफिट पे आपको निकालना होता है कितने यूनिट्स आप बेचोगे, सारी चीजें कवर्ड है, आप वहां से कर सकते हो, है ना। दोबारा मैं करवाऊंगी तो टाइम ही वेस्ट होगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखनी है वो बता दी। तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है, आप ये चेक करते हो कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो कुछ होती है आपकी इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड, कुछ होती है आपकी सेल्स पे बेस्ड, कि सेल्स का इतना हिस्सा आपने कमाया, इतना हिस्सा कमाया, इन्वेस्टमेंट का इतना पैसा आपने पूरा कर लिया, वो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। ये जो है ये एक्टिविटी रेशोज थी, इसमें क्रेडिट टर्नओवर और हमारा डेटर टर्नओवर रेशो भी आ जाता है एक्टिविटी रेशोज में, ये आप देख लेना। मैंने सारी रेशो नहीं लिखी है, कुछ लिखी है जो इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है कि इक्विटी पे कितना रिटर्न है, कितना पैसा लगाया था उस पर कितना रिटर्न आप कमा रहे हो। आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सेल्स का कितना % आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया,
नेट प्रॉफिट रेशियो कितना, सेल्स का कितना परसेंट आपने नेट प्रॉफिट कमाया, ये हमारी रेशियोज जो है वो निकल के आ जाती है। तो आप देखते हो जितना ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, जीपीआर आ गया, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100 नेट प्रॉफिट आ गया, है ना। और यहाँ पे आरओआई और आरओई है, कितना इंटरेस्ट आपका ईबीआईटी आया वो आप देखते हो, कितना इन्वेस्टमेंट लगाया उसके बेसिस पे, कितना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने कमाया, जितना आपने इक्विटी लगाई थी उसके बेसिस पे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रहती हैं, है ना। पूरा नहीं करवाऊंगी क्योंकि ऑटोमेटिकली कर रखा है, अभी रिसेंटली ही किया है, तो आप वहां से देख सकते हो। बट ध्यान क्या क्या रखना है ये आपने ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूलाज जो है वो आपके ध्यान में होने चाहिए। रेशियोज में जितने फॉर्मूलाज यूज करोगे उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेटर है। फिर इसके बाद फंड फ्लो की बात आती है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम देखते हैं फंड का फ्लो हुआ या नहीं। तो फंड के फ्लो के लिए हमें क्या देखना होता है, हमारे पास करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, कैपिटल एसेट, नॉन करंट एसेट है और नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो हमें क्या देखना होता है कि एक हमारा जो है वैल्यू क्या होना चाहिए, करंट और एक नॉन करंट। तो ये फ्लो होगा, है ना, यहाँ पे भी फ्लो होगा, यहाँ पे भी फ्लो होगा और यहाँ पे भी फ्लो होगा, है ना। इनके बीच में ट्रांजेक्शन होगी तो फ्लो होगा। अगर इसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है तो ये फ्लो नहीं होगा, है ना, ये कोई फ्लो नहीं है, ये भी कोई फ्लो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास फंड फ्लो के लिए एक वैल्यू करंट और एक वैल्यू नॉन करंट होना जरूरी है। चाहे वो दोनों एसेट हो, चाहे लाइबिलिटी हो दोनों, या एक एसेट और एक लाइबिलिटी हो, उसका कोई फर्क नहीं है, बट एक करंट और एक नॉन करंट होना चाहिए। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, है ना। 20 days 20 टॉपिक्स में मैंने यही चीजें कवर करवाई हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करवाते करवाते जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ वही आपको दे दिया है कि ये चीज आप ध्यान में रखो, कभी भूलो मत, ठीक है। फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे, उनका कोई चारा नहीं है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। आज का सेशन मेरे एंड से इतना ही, है ना। आई होप कि आपको हर चीज जो है थोड़ी सी रिवाइज हो गई होगी, जो आपके माइंड में चीजें चलती रहती हैं वो एक सर्टेन पॉइंट पे स्टिक होगी होगी, है ना। माइंड में बॉक्सेस होते हैं ना, तो उनमें स्टिक होगी कि हाँ ये चीज यहाँ डालनी है, ये चीज यहाँ डालनी है, खिचड़ी नहीं बन रही होगी कि कुछ भी कहीं भी चल रहा है। तो अपने बॉक्सेस बना लो, ब्लैक बॉक्स मॉडल पढ़ा था ना मार्केटिंग में, तो वहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपके माइंड में भी इंफॉर्मेशन अपने अपने एरिया में फिट हो जानी चाहिए, क्या चीज कहाँ पे कैसे यूज होती है।